अजमेर शरीफ में सर्वे तो 1992 में जब हुआ था तभी करवा देना चाहिए था। पश्चिम बंगाल में मेरी मृत्यु तो तय हो चुकी है, ये मुझे समझ में आ चुका है, क्योंकि खुले आम अब ये लोग बांग्लादेशी जुबान कह रहे हैं। जो धमकाया गया है आपको, इस धमकी के पीछे की वजह क्या है और कौन वो लोग हैं जिनको आपकी बातों से इतनी दिक्कत है? अजमेर शरीफ को तो प्रोस्टिट्यूट का बाजार बनाया गया था। मुसलमानों का आज से नहीं 77 साल से ये प्रॉब्लम रहा है कि वो जज्बाती बात करके वो मुसलमान युवाओं को भड़काते हैं। एक इस्लामिक तकरीर के बीच में जहां पर अल्लाह की बात बताई जाती है, प्रॉफिट मोहम्मद की बात बताई जाती है, वहां पर वो नाजिया इलाही खान को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। ये तो भारत है ना, यहाँ पर हमारे जजेस के टेबल पर पटल पर जो होता है वो संविधान होता है, शरिया या इस्लाम नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आपका एक बार फिर से स्वागत है जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मेरे साथ एक बार फिर से हैं भारतीय जनता पार्टी की नेता और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान। बहुत बहुत स्वागत है नाजिया आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। वैसे तो आप अपनी बेबाक बातों के लिए जानी जाती हैं, बहुत खुलकर अपना पक्ष रखती हैं और कई बार इन बेबाक बातों की वजह से कुछ लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। आज जब आप हमसे मुलाकात कर रही हैं, आपको हाल ही में एक बार फिर से धमकी मिली है। आपको धमकियां तो अक्सर मिलती रहती हैं, लेकिन एक बार फिर से, वो भी एक खुले मंच से, पश्चिम बंगाल के कारी यासीन अली की तरफ से जो धमकाया गया है आपको, इस धमकी के पीछे की वजह क्या है और कौन वो लोग हैं जिनको आपकी बातों से इतनी दिक्कत है? कारी यासीन अली तकरीबन 6 महीना पहले भी उन्होंने मुझे काटने, मारने और मेरे रेप करने के लिए मुसलमान मदरसा युवा बच्चों को उत्साहित किया था। इवन उन्होंने अपनी तकरीर में यहाँ तक कह दिया था कि सिर्फ मारना मत, लूटना पहले उसको और तब फिर खत्म करना। और उसके बाद फिर मुझे न्यायपालिका में गुहार लगानी पड़ी थी प्रोटेक्शन के लिए, और तब उन्होंने माफीनामा कहा था, लिटरली लिख करके। यानी कि ये शख्स पहले भी धमकी दे चुका है और अदालत में माफीनामा दे चुका है जी। और उसके बाद फिर मेरे पास, मैं प्रयागराज में थी तब मेरे पास ये लिंक आया कि कारी यासीन अली जो है वो तकरीबन 10-12 हजार की भीड़ में एक इस्लामिक तकरीर के बीच में, जहां पर अल्लाह की बात बताई जाती है, प्रॉफिट मोहम्मद की बात बताई जाती है, इस्लाम की खूबसूरती बताई जाती है, इस्लाम का प्रचार किया जाता है, अल-तक़िया किया जाता है, दावत इस्लाम किया जाता है, वहां पर वो नाजिया इलाही खान को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। मैं यहाँ पर बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि अभी जब आप ये बात कह रही हैं, हम वो क्लिप अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये बंगाली भाषा में है, तो पहले ये बता दीजिए कि ये कह क्या रहा है हिंदी में, उसके बाद हम समझते हैं कि इससे दिक्कत क्या है आपसे। उसने जानबूझ करके इंटेंशनली, आप देखिएगा कि 2 लाइन उसने बंगाली बोली और फिर हिंदी भी बोला है, फिर 2 लाइन बंगाली बोली और फिर हिंदी भी बोला है। उसने मेरे माँ बाप को गाली दी है, उसने मेरी पैदाइश पर को गाली दी है, और उसने कहा है कि मैं बिहार की हूँ, जो बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसने यहाँ तक कह दिया है कि पूरा उलमाए दीन और कारी और जितने भी मुस्लिम युवक हैं वो पश्चिम बंगाल की रोड पर उतरेंगे और मुझे काट करके मेरे जैसे लोगों को बताएंगे कि जो कोई भी मुसलमान के विरोध में बात करेगा उसका हाल यही किया जाएगा, उसका हशर यही किया जाएगा। यहाँ तक कि उसने कई झूठ बातें भी कही कि माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया था, और भी उसने 3-4 नाम लिया है। तो उसने बताया कि इस्लाम इतना खूबसूरत है और ये अपने आप को मुसलमान कह करके मदरसे की बुराई करती है, मज़ार की बुराई करती है, जबकि मैं बुराइयां नहीं करती हूँ। मैं जो फैक्ट है उस बात को अल कुरान के हिसाब से मैं बताती हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जितने भी खारी हैं, जैसे यासीन अली की बात है या ताहा सिद्दीकी जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बिल्कुल पपेट है, बिल्कुल दलाल है, तो ये जितने लोग हैं ये मजार चला रहे हैं वहां पर। इनकी रोटी रोजी, इनकी कमाई, इनकी लैविश लाइफ, इनकी लग्जेरियस लाइफ सिर्फ और सिर्फ मजार की वजह से चल रही है, क्योंकि फंडिंग उसी से आती है। इनके घर में कोई पढ़ा लिखा शिक्षित कोई कारोबार या काम करने वाले लोग हैं नहीं। और जब मैं कहती हूं कि अल कुरान के हिसाब से मजार परस्ती गुनाह है, तो इनको बहुत दुख हो जाता है, क्योंकि इनकी इजी मनी इनकम बंद हो जाएगी। तो इन्होंने जो मुझे धमकी दी है तकरीबन 12,000 लोगों मुसलमानों की भीड़ में, ये धमकी अल्टीमेट धमकी थी, ये बहुत बुरी धमकी थी। और हालिया में पता है सबको कि 11 सितंबर को अलीपुर कोर्ट के परिसर में भी मेरी लिंचिंग हुई है,
और लाखों 1.5 लाख जिसमें टीएमसी के मोइनुद्दीन शम्स थे, जिसमें टीएमसी के डेबरा के विधायक और फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हुमायूं कबीर थे, टीएमसी की कई महिला नेत्री थी, टीएमसी के विवेक गुप्ता जो जोड़ा साकू असेंबली के विधायक है वो थे, उनके नेतृत्व में, उनके प्रेजेंस में मेरी लिंचिंग हो रही थी। वो तो कोर्ट था इसलिए मैं सेफ हो गई। तो पश्चिम बंगाल में मेरी मृत्यु तो तय हो चुकी है, ये मुझे समझ में आ चुका है, क्योंकि खुले आम अब ये लोग बांग्लादेशी जुबान कह रहे हैं। आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है बंगाल की, ममता दीदी की? नहीं, ममता दीदी की कानून व्यवस्था पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक न्यायपालिका है पश्चिम बंगाल में जो हम जैसे संवैधानिक लोग या हम जैसे राष्ट्रवाद लोगों को सुरक्षित कर देता है। अदरवाइज मैं तो रोज अपने बेडरूम में अपने बेड पर रात में एक कपड़ा आयरन करके रखती हूँ कि पता नहीं कौन सी सुबह में कितनी पुलिस आएगी अरेस्ट करने के लिए, और मुझे ये भी पता होता है कि 2 घंटे के बाद मुझे बेल मिल जाएगा। ठीक है, अब उन मुद्दों पर बात करते हैं जिसमें देश में इस समय काफी बातचीत हो रही है। 2 ऐसे मुद्दे हैं, एक संभल का है, एक अजमेर का है। मुझे लगता है संभल से शुरू करते हैं। पहले संभल में सबसे बड़ा सवाल यह पूछा गया कि अदालत में याचिका जाती है, तुरंत स्वीकार हो जाती है दूसरे पक्ष को सुने बिना, और उसी दिन जो है वो सर्वे का ऑर्डर हो जाता है, उसी दिन सर्वे करने वाली टीम पहुंच जाती है। इसके बाद क्या हुआ, इसकी कहानी पर बाद में आते हैं। पहले जरा इसको समझते हैं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हैं। क्या आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि इतने सेंसिटिव मामले में अदालत तुरंत ऑर्डर कर दे, और वो भी दूसरी पार्टी को सुने बिना, न सिर्फ सर्वे का ऑर्डर कर दे, उसी शाम को सर्वे वाली टीम भी पहुंच जाए और सर्वे भी हो जाए? देखिए विशाल जी, मैं राहुल बाबा की तरह तो हूं नहीं जो संविधान लेकर घूमती हूँ। मैं उसको पढ़ती हूँ और कानून मैं बहुत बारीकी से पढ़ी हूँ। 1920 से वो प्रोटेक्शन में था एएसआई के, 1920 से। तो 1920 से ये क्या कौन सा नशा खा करके मुसलमान पक्ष बैठे हुए थे, कौन सा नशा लेकर के बैठे हुए तो जब से, अच्छा 1920 से आप देखिएगा कि वहां पर कोई नमाज पढ़ने भी नहीं जाता था। अभी हालिया में 10 साल 12 साल का आप निकाल लीजिए, 2 4 5 लोग जाते थे। जैसे बाबरी मस्जिद जब हुआ करती थी तो कोई अगरबत्ती भी जलाने नहीं जाता था, कोई नमाज भी नहीं पढ़ने जाता था, और अजान भी वहां पर रेगुलर नहीं होती थी। पर जैसे ही हिंदू पक्ष कोई याचिका दायर करते हैं वैसे ही मुसलमानों को एक इस्लाम जाग जाता है, इस्लाम जाग जाता है। अगर कोई जगह 1920 से अंडर एएसआई प्रोटेक्शन में है तो अगर आपको विरोध जताना है तो आप 1920 से जता देते। उसके बाद फिर आप देखिएगा कि आईनाए अकबरी के पेज नंबर 281 में खुद अकबर साहब जो है और बाबरनामा में वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का गुंबद बैठाया था, उन्होंने जो ऊपर का जो टुम्ब है वो बैठाया था। उसके बाद आईनाए अकबरी और बाबरनामा में कई बार इस बात का जिक्र अलग अलग पेजेस में लिखा हुआ है, जिसमें 1877 1876 में एक फॉरेन ने केसी कार्ल ने कहा है कि ये उनकी आंखों के सामने मंदिर था। उसके बाद फिर इसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। अब आती है बात कि जब जज ने एक कमेटी को बिठाया और उन्होंने कोर्ट कमिश्नर को अलॉट किया और 10 दिन का समय दिया कि इसमें एएसआई का सर्वे होना है और उसका रिपोर्ट 10 दिन के अंदर जमा करना है, तो उसके बाद फिर जब एएसआई सर्वे 19 तारीख को हुआ, उन्होंने होने नहीं दिया मुस्लिम पक्षों ने, जबकि मोहसिन अंदर से और जफर साहब जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे वो कह रहे थे कि ऐसा ही होने दीजिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर माहौल मत खराब करें, वो मुसलमानों को कह रहे थे। पर 19 तारीख को कोई बवाल नहीं था, 19 तारीख को सर्वे के लिए टीम पहुंच गई थी, तब कोई बवाल नहीं था। नहीं, बवाल का मतलब स्ट्रैटेजी क्रिएट किया जा रहा था, लोग एकत्रित हो रहे थे, तभी तो जफर साहब को बोलना पड़ा माइक पर, तभी तो वहां के मुअज्जिन को जिस पर वो अजान देते हैं लाउड स्पीकर पे, उससे उनको घोषणा करनी पड़ी कि आप लोग ऐसा शांति बनाए रखें, ऐसा कुछ ना करें, एएसआई की टीम को उनका काम करने दे। अल्टीमेटली तो हो नहीं पाया था 19 तारीख को। उसके बाद फिर 24 तारीख को हुआ, और 24 तारीख में पाकिस्तान की कैसी गलियां बनाई गई संभल को और किस तरीके से जिहादी और आतंकी हरकतें की गई वो तो हम सबके सामने है, हम सबके सामने। मैं मुसलमानों के विरोध पर बाद में आऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग अब ये सवाल पूछने लगे हैं कि आज से पहले अदालतों में इस तरीके की याचिकाएं स्वीकार नहीं होती थी। अयोध्या के बाद से खासतौर से इस तरह की याचिकाओं की एक बाढ़ सी आ गई है। उसके बाद काशी हुआ, मथुरा हुआ, इसके बाद संभल होता है, अजमेर होता है, इसके बीच में एक भोजशाला भी हो जाता है। सवाल उठ रहा है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर है तो वो क्या करने से रोकता है? अगर वो कुछ भी करने से रोक नहीं रहा तो क्या फिर इस तरह से आने वाले दिनों में याचिकाओं पर याचिकाएं होती रहेंगी? और आज से पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था?
विशाल जी, मुझे भी आश्चर्य हुआ था जब 2015 में मैंने ट्रिपल तलाक का पिटिशन दायर किया था, और मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात थी कि बहुत कम एज में मैंने ट्रिपल तलाक में सीधा PIL डाला था। तो उस वक्त मुझे भी बहुत गुस्सा आया था कि जज साहब संविधान को ना सुन करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शरिया की बातें क्यों सुन रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरिया के पिटिशन, सप्लीमेंट्री पिटिशन, स्पेशल पिटिशन वो दायर कर रहे हैं और जज साहब सुन रहे हैं। तो क्या हमारा देश शरिया से चल रहा है, ना संविधान से चल रहा है। और लास्ट मेरा जो सप्लीमेंट्री पिटिशन गया था ट्रिपल तलाक के वक्त में, जजमेंट आने से 3 महीना पहले, उसमें मैंने ये बात प्रेयर में लिख करके दिया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक के लिए सिर्फ और सिर्फ शरिया बता रहा है, और मेरे पिटिशन में या शाहबानो और सायरा बानो के पिटिशन में संवैधानिक बात लिखी हुई है। तो बराए मेहरबानी संविधान के हिसाब से जजमेंट थे, जिसमें एक जज मुसलमान थे जिन्होंने आपत्ति जताई थी कि वो ट्रिपल तलाक बैन नहीं करेंगे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जजेस अपने बेंच पर संविधान रख रहे हैं, शरिया लॉ नहीं रख रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब आती है कि आपने भोजशाला की बात कही। भोजशाला का पिटिशन 19 साल पहले गया था। अब आते हैं कि 19 सर्वे हाँ, अचानक से सर्वे की बाढ़ आई। याचिकाएं तो पहले भी थी, तो काम हो रहा है ना। अब पहली बार 1986 में कुरान की कई आयतों के ऊपर PIL गया था 1986 में। अब अगर वो अभी ऊपर आ रहा है, मान लीजिए कल उठ करके मैं ही जाती हूं और उसमें एक सप्लीमेंट्री पिटिशन देती हूं और मैं कहती हूं कि इसको लिस्ट में लाया जाए, तो अब मुसलमान पक्ष उठ करके खड़ा हो जाएगा कि अचानक से क्यों आ रहा है। भाई अचानक से नहीं आ रहा है, लीगल एक प्रोसेस होता है एंड लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। आप मदरसे में पढ़ करके अगर संविधान के आर्टिकल, सबसेक्शन और चैप्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हम केस को केस के हिसाब से देख रहे हैं, आप केस को जज्बात के हिसाब से देख रहे हैं, आप केस को एहसास के हिसाब से देख रहे हैं, आप केसेस, कोर्ट के केसेस को आप इस्लाम के हिसाब से देख रहे हैं। कोर्ट के केसेस भारत में इस्लाम के हिसाब से नहीं चल सकते हैं, वो पाकिस्तान में चलते हैं। जैसे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक शिया को बेल दे दिया, वो भी एड इंटरिम बेल दिया, तो उस जज का सर तन से जुदा हो गया, वो मर चुका है, क्योंकि सुन्नी ने उठ करके कहा कि जज शिया को बेल दे कैसे सकता है। तो ये तो भारत है ना, यहां पर हमारे जजेस के टेबल पर, पटल पर जो होता है वो संविधान होता है, शरिया या इस्लाम नहीं होता है। एक सवाल यह था कि इतने सेंसिटिव मामले में क्या दूसरे पक्ष को सुने बिना सर्वे का ऑर्डर दिया जाना चाहिए था? इतनी जल्दबाजी क्या थी? नहीं, यहाँ पर तो दूसरा पक्ष सुनने की बात ही नहीं थी ना। नोटिस दोनों को गया, जफर साहब को भी गया, विष्णु शंकर जैन जी को भी गया। अब आता है कि 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो स्पेशल प्रोविजन में आता है। अब स्पेशल प्रोविजन और प्रिम्बल में जब आ रहा है तो आर्टिकल 32 तो भारी पड़ जा रहा है ना, फंडामेंटल राइट तो भारी पड़ रहा है ना ये, क्योंकि ये तो स्पेशल प्रोविजन में आ रहा है। ये प्रश्न पूछा गया था कि इतने सेंसिटिव मामलों में अक्सर इतनी जल्दबाजी में ऑर्डर नहीं आते, जल्दबाजी और ना ही उसी दिन ऑर्डर और उसी दिन सर्वे। ये आज से पहले कभी देखा नहीं गया, ये दलील विपक्ष ने दी। विशाल जी, 1920 से 2024 जल्दबाजी होती है क्या? भोजशाला 19 साल जल्दबाजी हो रही है क्या? जल्दबाजी तो नहीं हो रही है, मुझे तो नहीं लगता कि जल्दबाजी हो रही है। अजमेर शरीफ में सर्वे तो 1992 में जब हुआ था तभी करवा देना चाहिए था, तब भी करवा देना चाहिए था, क्योंकि वहां तो कोटा खुला हुआ था। अजमेर शरीफ को तो प्रोस्टिट्यूट का बाजार बनाया गया था। अगर कोई मुझे चैलेंज करना चाहता है तो आप मुझे बताएं कि चिश्तिया परिवार के 9 लोग अरेस्ट हुए थे कि नहीं हुए थे न्यूड फोटोशूट को लेकर के। वहां पर जो जिस हिसाब की अश्लीलता चल रही थी उसके बाद ही करना चाहिए था। कि अगर आप कह रहे हो कि अजमेर शरीफ एक पाक मुकद्दस जगह है तो उस पाक मुकद्दस जगह में यह अश्लीलता का नंगा नाच हुआ कैसे? और सर्वे से डर किस बात का है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। सर्वे से डर किस बात का है? सवाल ये पूछा जाता है कि अगर 1991 के एक्ट के हिसाब से जाएं तो आपको अगर पता भी चल जाए कि इसका रूप क्या था 1947 से पहले, तो आप उसे बदल तो सकते नहीं है। लेकिन क्या बदलने का अधिकार है? आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट, यही तो दलील दी जा रही है कि अगर आपको पता भी चल गया उसका रूप क्या है तो 1991 का ये एक्ट रोकता है कि 47 के बाद जो जिस स्थिति में है धार्मिक स्थल वो उसी स्थिति में रहेगा, उसके रूप को बदल नहीं सकते। देखिए, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जिनको संविधान पढ़ना और समझना आता है, स्पेशल प्रोविजन को हम चैलेंज कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत।
हम चैलेंज कर सकते आप ये कह रहे हैं कि 1991 के कानून के बावजूद अगर पता चल जाए कि 47 से पहले ये मंदिर था, तो उसे फिर से मंदिर के रूप में ही ला करके पूजा अर्चना फिर सब कुछ शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डायरेक्ट हम कर सकते हैं। हम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट के हिसाब से, आर्टिकल 21 के हिसाब से। हम गए न्यायपालिका, हमने कहा कि इतिहास के पन्ने और बहुत सारे प्रूफ दिए जाते हैं, एविडेंस दिए जाते हैं, जिस एविडेंस में आईनाए अकबरी और बाबरनामा भी दिया गया है। ठीक है। केसी कार्ल का जो सर्वे रिपोर्ट था वो भी दिया गया है। एक और रिसर्चर है, उनका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, उनका भी पूरा रिसर्च का पेपर दिया गया है कोर्ट को। तो कोर्ट ने बहुत खूबसूरत बात कही कि दोनों पक्षों को हम नोटिस दे रहे हैं, 10 दिन में आप सर्वे का रिपोर्ट यहां पर जमा कीजिए। अगर जफर साहब को आपत्ति थी या मुस्लिम पक्ष को आपत्ति थी, वो सीधा सर्वोच्च न्यायपालिका जा सकते थे। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायपालिका ने जैसे ही कहा कि अभी हम थोड़े दिन के लिए स्टे देते हैं एएसआई को, मुस्लिम पक्षों ने क्या कहा, देखा हम जीत गए। अरे बेवकूफो, पढ़ लो ना जजमेंट। क्योंकि तुमने वहां पर कम्युनल राइट क्रिएट किया, क्योंकि सुन्नी और तुर्क का एक पर्सनल वेंडेटा तुम कंप्लीट करने के लिए भिड़ गए, क्योंकि वहां पर तुम नमाज नहीं पढ़ने चाहते थे और अचानक से तुम अपने पर्सनल वेंडेटा को बाहर निकालने के लिए तुमने वहां पर एक मेजॉरिटी दिखाने की कोशिश की। तो इन चीजों को शांत करने के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका ने स्टे दिया है, वैनिश नहीं किया। सर्वोच्च न्यायपालिका ने रिजेक्ट नहीं किया है, या सर्वोच्च न्यायपालिका ने यह नहीं कहा कि मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर को फाड़ के फेंक रहा हूं या मैं रद्द कर रहा हूं। हालात का जायजा लेते हुए सर्वोच्च न्यायपालिका ने बोला कि अभी कुछ दिन के लिए स्टे करो। That's it. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हवाबाजी में कोई बात ना करके अगर संवैधानिक तरीके से तथ्य पे बात किया जाए, आर्टिकल्स पे बात किया जाए, तो वो ज्यादा बेटर होगा। और मुसलमानों का आज से नहीं, 77 साल से ये प्रॉब्लम रहा है कि वो जज्बाती बात करके वो मुसलमान युवाओं को भड़काते हैं, लिटरली भड़काते हैं मुसलमान युवाओं को। और जो गलत है, ये जो हमारे भारत में लगभग ये जो 2 करोड़ के करीब मौलवी, मुल्ला, आलिम दीन, मुफ्ती, कारी जो हैं, ये अपनी लैविश लाइफ के लिए, अपनी रोटी बोटी के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी चमक के लिए, ये हमारे भारत के मुसलमान युवाओं का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज तक 77 साल में किसी भी आलिम दीन, मौलवी, मुल्ला ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों शिक्षित हो जाओ, मुसलमानों बहु बेटियों की इज्जत करो, मुसलमानों तुम्हें आगे रिफॉर्म होना चाहिए, मुसलमानों तुम इंटेलिजेंट हो जाओ, मुसलमानों देश की तरक्की के साथ कदम से कदम मिला करके चलो। नहीं, तौकीर जाता है संभल में जाकर के बोलता है हम रोड पर आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा भाई? क्या बताओगे तुम? हम क्या बैठे हुए चूड़ी पहन करके? हम नहीं बताएंगे, फिर हम भी बताएंगे, लेकिन हम कैसे बताएंगे? हम संवैधानिक तरीके से बताएंगे। तुम रोड भरोगे, हम जेल भरेंगे तुम्हारा। तुम छुरी चापड़ा उठाओगे, हम तुमको बताएंगे कि कानूनी कार्रवाई कैसे की जाती है। मोर देन 40 पुलिस ऑफिसर आर इंजर्ड। आप समझ रहे हैं कितनी बुरी चीज है ये? वो पुलिस ऑफिसर क्या किसी का बेटा नहीं है, किसी का हस्बैंड नहीं है, किसी का पिता नहीं है? आप अपने भगदड़ में, अपने पर्सनल फिरका के वेंडेटा में आप कहीं पर भगदड़ मचा दोगे। जो पाकिस्तान में हो रहा है कि शिया सुन्नी को मारता है, सुन्नी बरेलवी को मारता है, बरेलवी बोरी को मारता है, बोरी अहमदिया को मारता है, अहमदिया देवबंदी को मारता है, आप वही काम भारत में स्टार्ट कर रहे हो और हम लोग खामोश रहे। ये हम तो खामोश नहीं रह पाएंगे।